नमस्कार दोस्तों, 21 सितंबर 2024 को बेंगलुरु बयाली वाले इलाके में 6 क्रॉस पाइपलाइन रोड पर एक 3 मंजिला बिल्डिंग के पास में रहने वाले पड़ोसियों ने उस बिल्डिंग के मालिक को फ़ोन किया और बताया कि उसकी बिल्डिंग के एक मकान में बहुत गंदी बदबू आ रही है और ये बदबू धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। उन पड़ोसियों ने मकान मालिक को आगे बताया कि जब हमने जाकर उस कमरे में देखा तो वहाँ पर बाहर से ताला लगा हुआ था और बदबू इतनी खतरनाक है कि यहाँ पर खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। पड़ोसियों ने उस मकान मालिक से कहा कि आप एक बार यहाँ आकर देख लीजिए। इस घटना के बारे में पता चलते ही मकान मालिक तुरंत अपनी उस बिल्डिंग पर पहुंच गया। उस समय वहां पर पड़ोस के लोग भी बाहर ही खड़े थे। दरअसल उस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर इस घटना से करीब 5 महीने पहले लक्ष्मी नाम की एक नई किराएदार आई थी। वो नेपाल की रहने वाली थी और महालक्ष्मी वहां पर अकेले ही रहती थी। पड़ोसी भी उनसे ज्यादा नहीं जानते थे। इनकी वजह ये थी कि महालक्ष्मी हर रोज सुबह 9:30 बजे अपने घर से निकलती और फिर रात 10:30 बजे के बाद ही अपने घर लौटती। महालक्ष्मी की माँ बहन भी बेंगलुरु में ही रहते थे, लेकिन फिर अचानक 2 सितंबर को महालक्ष्मी का फ़ोन बंद हो गया। उसकी माँ और बहन लगातार उसके नंबर पर फ़ोन कर रहे थे, लेकिन महालक्ष्मी ने उनका फ़ोन नहीं उठाया। इसी बीच 20 सितंबर को कुछ पड़ोसियों ने उस बिल्डिंग के मालिक को फ़ोन करके बताया कि बंद पड़े महालक्ष्मी के घर के अंदर से बहुत अजीब सी बदबू आ रही है, क्योंकि रेंट एग्रीमेंट के समय महालक्ष्मी ने इमरजेंसी के तौर पर बेंगलुरु में ही रह रही अपनी माँ और बहन का एड्रेस फ़ोन नंबर दिया था। इसलिए मकान मालिक तुरंत महालक्ष्मी की मां को फ़ोन करता है और उन्हें महालक्ष्मी के कमरे से आ रही बदबू के बारे में बताता है। महालक्ष्मी 2 सितंबर को गायब हुई थी, यानी बीते 19 दिनों से महालक्ष्मी से उसकी मां की कोई बात नहीं हुई थी। और अब मकान मालिक की बात सुनकर वो घबरा गई, क्योंकि महालक्ष्मी के घर की एक चाबी उसके माँ के पास ही रहती थी। इसीलिए वो तुरंत चाबी लेकर अपनी दूसरी बेटी के साथ महालक्ष्मी के घर पहुँच गई। इसके बाद मकान मालिक और कुछ पड़ोसियों की मौजूदगी में घर का दरवाज़ा खोला गया, लेकिन दरवाज़ा खुलते ही घर के अंदर से बहुत तेज खतरनाक बदबू आने लगी, जिसकी वजह से सभी लोग पीछे हट गए। लेकिन कुछ देर बाद थोड़ी हिम्मत करके वो लोग फिर से अंदर जाते हैं। वहाँ फर्श पर हर तरफ खून फैला हुआ था और मांस के कुछ छोटे छोटे लथोड़े पड़े हुए थे। सूखे हुए खून की एक लकीर उस कमरे में रखे हुए फ्रिज की ओर जा रही थी और जैसे ही उस फ्रिज का दरवाज़ा खोला गया तो वहाँ पर मौजूद सभी लोग चीखते हुए कमरे से बाहर आ गए, क्योंकि उससे एक लम्हे में उन्होंने जो कुछ फ्रिज के अंदर देखा था वो दिल दहलाने वाला था। इसके बाद मकान मालिक ने इस घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दे दी। आनन फानन में पुलिस भी मौका वारदात पर पहुंचती है और उस कमरे में जाती है, लेकिन वहां पर बदबू इतनी तेज थी कि उसके अंदर नहीं रुका गया। पुलिस की टीम भी तुरंत बाहर निकल गई। इसके बाद में डबल मास्क मंगवाया गया और उस डबल मास्क के साथ पुलिस फिर से कमरे के अंदर जाती है और फ्रिज का दरवाज़ा खुला हुआ था। उसमें रखा हुआ सब कुछ दूर से ही दिखाई दे रहा था। फ्रिज के सबसे ऊपर वाले खाने में 2 इंसानी पैर रखे थे, बीच के खाने में इंसानी जिस्म और नीचे अलग हिस्से में, सबसे निचले हिस्से में खाने में सिर रखा हुआ था। ये सिर महालक्ष्मी का था, लेकिन जब पुलिस की नज़र कमरे के फर्श पर पड़ी तो फर्श का मंजर देखकर पुलिस वालों के होश खामोश हो गए, क्योंकि वहाँ पर जमे हुए खून के साथ साथ मांस के छोटे छोटे टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे। उस कमरे में रखे 165 लीटर के सिंगल डोर फ्रिज पूरे 19 दिनों तक महालक्ष्मी अनगिनत टुकड़ों में बंद थी। खुद बेंगलुरु पुलिस को भी याद नहीं है कि इन्होंने इससे पहले इतना खौफनाक क्राइम सीन कहां देखा। उस कमरे में कत्ल के सबूत टुकड़ों की शक्ल में बिखरे पड़े थे। फॉरेंसिक टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया जाता है, लेकिन फॉरेंसिक टीम के लिए ये एक अजीब क्राइम सीन था। ऐसे क्राइम सीन से फॉरेंसिक टीम के लिए भी सबूत जुटाना हद से ज़्यादा मुश्किल काम था। इन्हें समेटने के लिए फॉरेंसिक टीम को सरकारी हॉस्पिटल के मेडिकल स्टाफ को बुलाना पड़ा। मेडिकल स्टाफ से मुर्दाघर के स्टाफ के पहुंचने के बाद फ्रिज से लेकर फर्श तक बिखरे लाश के टुकड़ों को समेटा गया और इस दौरान अंदाज़ा लगाया गया कि लाश के टुकड़ों की तादाद करीब 55 से 60 के बीच हो सकती है। इसके बाद टुकड़ों में बंटी उस लाश को मुर्दाघर भेज दिया गया। टुकड़े समेटने के बाद पुलिस ने उस कमरे की तलाशी ली। छानबीन के दौरान पुलिस को महालक्ष्मी के बेड पर रखा हुआ एक मोबाइल फ़ोन मिला। ये मोबाइल फ़ोन महालक्ष्मी का ही था और जब उस मोबाइल की सीडीआर मतलब कॉल डिटेल निकाली गई तो पता चला कि उस फ़ोन से आखिरी कॉल 2 सितंबर को किया गया था। यानी 2 सितंबर के बाद से न तो इस फ़ोन से कोई फ़ोन किया गया और न ही कोई कॉल रिसीव किया गया। इससे बेंगलुरु पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि महालक्ष्मी का कत्ल तो 2 से 3 सितंबर के बीच में हुआ होगा। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर महालक्ष्मी को इतनी बेदर्दी से किसने और क्यों मारा था।
आखिर महालक्ष्मी से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है और वह कातिल कौन था? इन्हीं सवालों को लेकर मैंगलोर पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस सबसे पहले महालक्ष्मी की मां और बहन से पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान महालक्ष्मी की मां और बहन ने बताया साल 2019 तक उनका परिवार नेपाल में ही रहता था। साल 2019 में ही महालक्ष्मी के घर वालों ने उनकी शादी हेमदास नाम के एक नेपाली लड़के से कर दी। शादी के बाद महालक्ष्मी और हेमंत दोनों रोजगार और बेहतर फ्यूचर की उम्मीद में नेपाल से बेंगलोर आ गई। बेंगलोर में हेमंत ने एक मोबाइल की शॉप पर काम करने लगा, जबकि महालक्ष्मी एक मॉल की ब्यूटी शॉप में टीम लीडर की नौकरी मिल गई थी। वो दोनों बेंगलोर के नीलामंगला इलाके में किराए के मकान में रहने लगे। इसके बाद उन दोनों को एक बेटी हुई, यानी साल 2023 तक तो उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक था। लेकिन 2023 के आखिर में हेमंत और महालक्ष्मी आपसी झगड़ों के चलते अलग हो गए। उनकी बेटी है हेमंत दास के पास ही रहती है, जबकि महालक्ष्मी ने 42 वाले इलाके में इस घटना के 5 महीने पहले ही किराए का मकान लिया था। वहाँ पर वो अकेली ही रहती थी। महालक्ष्मी 15 दिन या महीने में एक बार अपनी बेटी से मिलने हेमंत के घर जाया करती थी। हेमंत और महालक्ष्मी के खराब रिश्तों के बारे में पता चलते ही पुलिस तुरंत हेमंत के घर पहुंचती है और उनसे पूछताछ करती है। पूछताछ में पता चलता है कि महालक्ष्मी हेमंत के बीच दूरी की सबसे बड़ी वजह महालक्ष्मी का अफेयर था। हेमंत को शक था कि उत्तराखंड के रहने वाले एक हेयर ड्रेसर अशरफ और महालक्ष्मी के बीच अफेयर चल रहा है। इसी बात को लेकर हेमंत और महालक्ष्मी के बीच में हर रोज झगड़ा होता था और इसी झगड़े के कारण इस घटना से करीब 9 महीने पहले महालक्ष्मी और हेमंत दोनों अलग रहने लगे थे। कुछ दिन तो महालक्ष्मी अपनी मां और छोटी बहन के साथ ही रही, लेकिन 5 महीने पहले वो किराए के घर में आकर रहने लगी। पड़ोसियों के मुताबिक महालक्ष्मी आस पड़ोस के लोगों में घुली नहीं थी। वहाँ पर वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। महालक्ष्मी हर रोज़ सुबह 9:30 बजे अपने काम पर चली जाती और रात को 10:30 बजे के बाद अपने घर पर आ जाती। हालांकि कई बार पड़ोसियों ने एक अजनबी लड़के को महालक्ष्मी को उनके घर से ले जाते और लाते हुए जरूर देखा था, लेकिन वो कौन लड़का था इसके बारे में पड़ोसी को कुछ भी नहीं पता, क्योंकि पुलिस को महालक्ष्मी के पति हेमंत ने भी अशरफ नाम की एक हेयर ड्रेसर के बारे में बताया था और पड़ोसियों ने भी एक अजनबी के बारे में बताया था। इसलिए बेंगलुरु पुलिस अशरफ के पास पहुंचती है। अशरफ अपनी दुकान पर ही मिल गया। इसके बाद उसे पुलिस स्टेशन ले जाकर उसे पूछताछ की गई, लेकिन फिर भी कोई सफलता हाथ नहीं लगी। महालक्ष्मी के पति हेमंत दास और हेयर ड्रेसर अशरफ, यानी जिस पर हेमंत को शक था, बेंगलुरु पुलिस उन दोनों से लंबी पूछताछ कर चुकी थी। उन दोनों से शुरुआती पूछताछ के बाद ही पुलिस को इस बात का अंदाजा हो गया था कि महालक्ष्मी के कत्ल में इन दोनों का कोई हाथ नहीं है। उन दोनों के मोबाइल की कॉल डिटेल्स 2 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक उनकी लोकेशन में ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे उन पर शक किया जा सके। यानी सवाल अब भी यही था कि आखिर महालक्ष्मी का कातिल कौन है? वो व्यक्ति कौन था जिसने पहले इतनी बेदर्दी से उनका कत्ल किया, फिर उसकी लाश के टुकड़ों को फ्रिज में भर दिया। लेकिन जब कातिल का पता लगाने के लिए बेंगलुरु पुलिस ने महालक्ष्मी की कॉल डिटेल को चेक किया तो उसे पुलिस के शक की सुई एक अजनबी की तरफ घूम गई। पुलिस का कहना था कि उस अजनबी के बारे में उनके पास सारी जानकारी है और उन्हें उसका नाम भी पता था। यहाँ तक कि पुलिस को यह भी पता था कि महालक्ष्मी के कत्ल के बाद वो व्यक्ति बेंगलुरु से फरार हो चुका है। उस समय पुलिस उसके नाम का खुलासा सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहती थी ताकि वो अलर्ट न हो जाए। पुलिस की जांच में यह भी पता चला है कि 2 सितंबर यानी जिस दिन महालक्ष्मी गायब हुई और जब उसका मोबाइल बंद हुआ था, तब से महालक्ष्मी के घर पर कोई भी नहीं आया था। यहाँ तक कि पड़ोसियों ने 2 सितंबर को भी महालक्ष्मी के घर में कोई ऐसी आवाज़ नहीं सुनी थी जिससे उन्हें शक होता। लेकिन घटनास्थल की हालात को देखने के बाद पुलिस का मानना यही था कि महालक्ष्मी का कत्ल इसी कमरे में हुआ है। पुलिस की थ्योरी के पीछे की वजह यह थी क्योंकि जिस इलाके में महालक्ष्मी रहती थी वहां पर किसी लाश को लेकर पहली मंजिल तक ले जाना मुमकिन नहीं था। वहां पर कोई भी कातिल को आसानी से देख सकता था। इसलिए पुलिस का कहना था कि हो सकता है कत्ल से पहले महालक्ष्मी को बेहोशी या नींद की दवाई दी गई हो, जिसकी वजह से घटना के समय घर पर कोई भी आवाज़ बाहर नहीं आई। क्योंकि जिस तरह से लाश के टुकड़े गए थे उसको देखकर पुलिस का अंदाज़ा यही था कि यह कत्ल जल्दबाजी में नहीं किया गया, बल्कि कातिल ने घर के अंदर तसल्ली से उस लाश के टुकड़े किए। कत्ल के बाद वो कई घंटे तक उस कमरे में ही रहा। हो सकता है कि वो पूरी रात उसी घर में रहा हो। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि किसी ने भी
कातिल को आते जाते नहीं देखा था। अभी ये सारी बातें चल ही रही थी, तभी अचानक एक पुलिस वाले के पास एक व्यक्ति का फोन आता है। उसने पुलिस को बताया कि महालक्ष्मी का कत्ल उसके भाई मुक्ति रंजन राय ने किया है। दरअसल महालक्ष्मी किसी मॉल में एक ब्यूटी शॉप में बतौर सेल्स गर्ल्स के काम करती थी और यहीं पर उनकी मुलाकात मुक्ति रंजन राय से हुई थी। मुक्ति रंजन राय वही काम करता था। यहीं पर काम करते करते मुक्ति रंजन और महालक्ष्मी की दोस्ती हुई और ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन दोनों को पता ही नहीं चला। जहां मुक्ति रंजन महालक्ष्मी को दुनिया की सारी खुशी देना चाहता था, उसके साथ ज़िंदगी भी जीना चाहता था, तो वहीं महालक्ष्मी की दोस्ती भी कई लड़कों से थी और ये बात लगातार मुक्ति रंजन को खटक रही थी, जिसकी वजह से उसके अंदर महालक्ष्मी के प्रति गुस्सा और नफरत पैदा होने लगी। हर दिन उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते और फिर 1 सितंबर को महालक्ष्मी ने अपने घर वालों से फोन पर कहा कि इस शनिवार को मां से मिलने घर आ रही है। लेकिन उस दिन मुक्ति रंजन और महालक्ष्मी के बीच झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि मुक्ति रंजन राय ने महालक्ष्मी के घर में ही उसके टुकड़े करके घर में रखे फ्रिज के अंदर भर दिए। पुलिस के मुताबिक कत्ल करने के बाद मुक्ति रंजन अपने छोटे भाई को फोन किया और उसे तुरंत किराए का घर खाली कराने के लिए कहा। लेकिन जब मुक्ति रंजन के छोटे भाई ने उसे अचानक घर खाली करने का कारण पूछा तो उसने अपने भाई से कहा वो इस बारे में फोन पर बात नहीं बता सकता, वो घर पहुंचकर सब कुछ बताएगा। मुक्ति रंजन के छोटे भाई ने खुलासा किया कि महालक्ष्मी का कत्ल करने के बाद मुक्ति रंजन अपने किराए के घर पर आया था। वहां पर उसने अपने भाई को बताया कि उसने गुस्से में आकर महालक्ष्मी को मार दिया, उसके टुकड़े कर दिए। उसने अपने छोटे भाई से कहा कि वो अब इस शहर में नहीं रह सकता, अब वो पुलिस से बचने के लिए बेंगलुरु छोड़कर अपने पैतृक गाँव उड़ीसा जा रहा है। इस बात का पता चलते ही मुक्ति रंजन के भाई ने इसकी जानकारी पुलिस को दे दी। लेकिन जब पुलिस को सूचना मिली तब तक मुक्ति रंजन बेंगलुरु से फरार हो चुका था। उसका फोन भी लगातार स्विच ऑफ आ रहा था, जिसकी वजह से पुलिस को मुक्ति रंजन की सही लोकेशन का पता लगाने में मुश्किल हो रही थी। लेकिन फिर 25 सितंबर को जानकारी मिली कि उड़ीसा के भद्रक के कब्रिस्तान के पास से मुक्ति रंजन ने अपनी जान दे दी है। साथ ही उसने अपने एक नोट में लिखा और अपना गुनाह कबूल करते हुए लिखा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसकी वजह से वो ये कदम उठा रहा है।